जय हिंद। तो कैसे आप सभी एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे। आशा करता हूँ एकदम अच्छे होंगे और अपना बेहतर तरीके से तैयारी में लगे हुए होंगे। देखिए सीटेट का एग्जाम पास में ही है तो अपनी तैयारी को करते रहें और साथ में उम्मीद बनाए रखें कि वो सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए हम ईवीएस की पेडागोजी की क्लास हमने यहाँ शुरू कर रखी है। तो ये आज की क्लास है। देखिए इसमें हम पढ़ेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। कुछ टॉपिक हैं जैसे शिक्षण के सिद्धांत हैं, तो इन टॉपिकों को आज कवर करेंगे इसमें हम। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे आज का जो पहला टॉपिक है। देखते हैं आज का पहला टॉपिक। देखो तो ये सभी हमने पहले पढ़ लिया, पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य। इसके बाद हमने पढ़ा था पर्यावरण समस्या संबंधी मतलब शिक्षण संबंधी समस्या, एकीकृत उपागम, पर्यावरण शिक्षा क्या होती है, पर्यावरण शिक्षा की विधियां क्या है, वो सब पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे, आज का जो पहला टॉपिक है ये रहा। देखिए शिक्षण के सिद्धांत यानी टीचिंग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे आज हम। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए शिक्षण के सिद्धांत क्या क्या है, किस तरह से हम शिक्षण करते हैं। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है उसके बारे में देखते हैं। देखिए ये है क्रियाशीलता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है ये? क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो इसमें क्या होता है, देखिए क्रियाशीलता का सिद्धांत, ये जब शिक्षण का कार्य करता है, कोई भी शिक्षक जब शिक्षण का कार्य करता है तो क्या होता है, शिक्षण का कार्य करते समय सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए, आते मतलब जैसे क्लास में एंटर हुआ तो बालक को क्या करना चाहिए, ऐसे नहीं आते ही शुरू में ही आते ही कोई बालक खेल रहा है, कोई टिफिन खा रहा है, या फिर कोई किसी का मन नहीं है, कोई नीचे बैठा कोई रो रहा है, ठीक है, क्योंकि बालक प्राथमिक लेवल के हैं तो छोटे बच्चे होते हैं। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, आते ही सीधे पढ़ाना नहीं है उनको, यानी कोई कहानी या कोई दूसरा चीजें बताएं या फिर कुछ चार्ट दिखाएं, यानी सक्रिय करें। सबसे पहले सबसे काम पहला क्या होता है, बालकों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, सक्रिय करना चाहिए, यानी एक्टिव करना चाहिए। इससे जो कक्षा होती है वो कक्षा बेहतर तरीके से सीखने के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है। तो यही कहलाता है क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी शिक्षक को बालकों को सबसे पहले पढ़ाने से भी पहले क्या करना चाहिए, एक्टिव करना चाहिए, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखते हैं। दूसरा जो सिद्धांत है ये है रुचि का सिद्धांत। अब ये रुचि पड़ोस वाली रुचि नहीं है, मतलब ये इंटरेस्ट वाली रुचि है। तो देखिए रुचि का सिद्धांत क्या कहता है, जो बालक है वो अपने परिवेश से कुछ ना कुछ जरूर सीख के आता है। ऐसा तो नहीं है वो खाली आ गया एकदम से, या खाली स्लेट उसको कह दो, गलत बात है ये। जो बालक होता है वो खाली स्लेट नहीं होता, वो पहले से कुछ ना कुछ सीख के आता है, यानी उसके पास पूर्व ज्ञान होता है। तो बालक के परिवेश और पूर्व ज्ञान के प्रयोग से बालक के अंदर रुचि उत्पन्न होगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अपना जो कंटेंट है, जो भी पढ़ाना है, उसको पूर्व ज्ञान से जोड़ दो बालक के। यानी जैसे उसको कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी ये सब पता है, आम फल मतलब वैसे उसको नहीं पता कि आम आ से आम होता है, लेकिन उसने देखा है, हाँ वो कहता है कि ये आम होता है, ये केला, ये सेब है, ठीक है। तो उसके परिवेश से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, अगर उनको हम अपने विषय वस्तु के साथ जोड़कर पढ़ाएंगे ना, तो बालक के अंदर जानने की यानी सीखने की इच्छा जगेगी, तो उसमें इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने के लिए। तो क्या होगा, हमारा जो अधिगम है, जो अधिगम होगा वो क्या होगा, वो प्रभावी होगा। अधिगम कैसा होगा, प्रभावी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बालक के अंदर रुचि का सिद्धांत फॉलो करते हैं यहाँ। अब आगे देखेंगे जो अगला सिद्धांत है शिक्षण का सिद्धांत, वो है प्रेरणा या अभिप्रेरणा का सिद्धांत। देखिए अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या कहता है, बालक के पूर्व ज्ञान, यानी देखिए बालक के जो पूर्व ज्ञान है, बालक के पूर्व ज्ञान से जोड़कर जो भी हम पढ़ा रहे हैं, तो बालक को पूर्व ज्ञान से जोड़कर अगर हम पढ़ाएंगे तो बालक में सीखने की इच्छा क्या होगी, आंतरिक रूप से उत्पन्न होगी। यानी वो अंदर से सीखने को, वो क्या होगा, अंदर से सीखने के लिए चाहेगा कि मैं मतलब मुझे जो भी पढ़ना है सीखना है, सिखा रहे हैं टीचर, तो क्या होगा, अंदर से सीखना चाहेगा, यानी उसका मन खुद करेगा उसको सीखने के लिए। तो इसी को कहते हैं आंतरिक प्रेरणा या आंतरिक रूप से सीखना। तो यही है प्रेरणा या अभिप्रेरणा का सिद्धांत। हमें बालकों को क्या करना, उसके परिवेश को शामिल करना अपने टीचिंग में। अब आगे देखेंगे दूसरा सिद्धांत है, ये क्या कह रहा है, नियोजन का सिद्धांत यानी प्लानिंग। अगर हमें किसी बालक को, मैंने किसी बालक को या एक बालक तो है नहीं, पूरी कक्षा है, तो बालक को जो अगर हमें कुछ सिखाना है, कुछ भी सिखाना हो, तो सबसे पहले ऐसे नहीं
उठे, मुँह धोया, सीधे चले आए क्लास में, ठीक है? तो सबसे पहले हमें देखना भी होता है कि आज हमें क्या पढ़ाना है, क्या करना है, यानी हमें उसकी पूरी पीछे बैकग्राउंड में पूरी प्लानिंग करके आनी होती है, तो इसी को कहते हैं हम नियोजन का सिद्धांत यानी प्लानिंग, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। अब बालक को सीखने के लिए क्या करना पड़ता है? बनानी होती है योजना। जब अगर हम योजनाबद्ध तरीके से सिखाएँगे, तो बालक क्या होगा? सीखने के लिए मतलब उसको आसानी से और बढ़िया तरीके से हम सिखा सकते हैं। तो ये था नियोजन का सिद्धांत। इसके बाद आगे चलेंगे। अगला जो सिद्धांत है, ये है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। क्या है ये? निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। तो बालक क्या है देखिए, बालक को हम जो भी पढ़ा रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है, ठीक है? तो क्या होगा? बालक का जो व्यवहार है, वो किस दिशा में हमको बदलना है या किस दिशा में उसको परिवर्तित करना है बालक के व्यवहार को, तो इसी को हम क्या कहते हैं? निश्चित उद्देश्य है, ठीक है? पहले से ही यानी प्री डिफाइन है ये कि हमें बालक को ये पढ़ाना है, जिससे कि वो अगली कक्षा में जाके मान के चलो प्राइमरी में फर्स्ट क्लास में कोई बालक, तो सा से अनारा से हम पढ़ा रहे हैं हम। क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि जब वो नेक्स्ट यानी दूसरी कक्षा में जा रहा होगा, तो वहाँ क्या पढ़ने होंगे? उसे सेंटेंस जोड़-जोड़ के शब्द बनाने होंगे। तो इसीलिए पहले से ही हमारा क्या होता है? उद्देश्य निश्चित होता है, यानी पहले से पता है कि हमें क्या करना है। अब आगे देखेंगे, दूसरा सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। अगला सिद्धांत है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। अब देखिए, बालक जो भी है हमारी क्लास में बालक, वो सभी अलग-अलग परिवेश से आते हैं। उनका जो घर का जो वातावरण है, सभी का अलग-अलग होता है, पर्यावरण जो भी है, ठीक है? तो यानी सभी में क्या होती है? व्यक्तिक विभिन्नता होती है, सभी बालकों में। ऐसा नहीं है सब एक जैसे है या सबको एक ही तरह से पढ़ाना है। तो सभी बालकों की जो ज़रूरतें हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि किसी बालक की ज़रूरत कुछ और हो सकती है, किसी के पास पेंसिल नहीं है, किसी के पास 2-2 पेंसिल हैं, तो सभी की अलग-अलग ज़रूरतें होती हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो शिक्षण अधिगम का कार्य है ना, वो करना चाहिए। तभी क्या होगा? हमारी क्लास जो होगी, बेहतर तरीके से सीख पाएगी, यानी अधिगम अच्छा होगा। तो व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत शिक्षण के सिद्धांतों में बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। अगर इसको हम फॉलो करेंगे ना, तो हमारी जो कक्षा होगी, समावेशी कक्षा होगी, इंक्लूसिव क्लास होगी हमारी, ठीक है? तो ये है व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। इसके बाद है अगला जो सिद्धांत है, वो है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, यानी बार-बार किसी चीज़ को करना, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। तो आवृत्ति का सिद्धांत क्या कहता है? किसी भी विषय वस्तु को हमें बार-बार प्रदर्शित करना चाहिए। मान के चलो कुछ सिखा रहे हैं हम, एक बार ना समझ में आए, दूसरी बार आएगा, तीसरी बार आएगा। तो इसी तरह से यानी आवृत्ति बार-बार क्या करो? उसे दोहराओ, यानी उसका प्रदर्शन करे अगर शिक्षक, तो क्या होगा? बालक सीख सकता है उसे भी, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा। तो इसी को कहता है आवृत्ति का सिद्धांत, या किसी भी विषय वस्तु का बार-बार प्रदर्शन करना, यही कहलाता है आवृत्ति। अगला सिद्धांत देखते हैं। अब ये सिद्धांत लास्ट सिद्धांत था, आवृत्ति का सिद्धांत। अब हम बात करेंगे शिक्षण सूत्र की। देखिए, आप सभी ने शिक्षण सूत्रों के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा अपनी बीटीसी या डीएलएड में। तो देखिए, शिक्षण के सूत्र जो होते हैं वो क्यों होते हैं? किस लिए ये काम में आते हैं शिक्षक के? तो शिक्षक के जो है शिक्षण सूत्र किस लिए काम आते हैं? देखिए, एक तो ये साधन के रूप में काम करते हैं, यानी मीडियम के रूप में काम करते हैं। किस साधन के रूप में? जो कोई विषय वस्तु है, उसको ये क्या बना देते हैं? आसान। जैसे फ़ॉर्मूले नहीं होते फ़ॉर्मूले, तो किसी भी समस्या को सोल्व करने के लिए हमें एक फ़ॉर्मूला चाहिए। तो उसी तरह से शिक्षक को अपनी विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए कोई ना कोई तरीका चाहिए, उसी के लिए क्या बनाए? शिक्षण सूत्र बनाए। तो ये क्या होते हैं? शिक्षण के साधन होते हैं, और इसमें क्या होता है? जो विषय वस्तु होती है, ये विषय वस्तु को आसान कर देते हैं। तो इसीलिए इनको यूज़ करता है शिक्षक अपनी कक्षा में। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें शिक्षण के सूत्रों में, सबसे पहला जो सूत्र है वो कौन-सा है? शिक्षण का सबसे पहला सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब देखिए, इसका मतलब क्या है? ज्ञात का मतलब है, देखिए, जो जाना हुआ है। जैसे बालक आ रहा है अपने परिवेश से, मान के चलो पहली कक्षा में उसने एडमिशन ले लिया, तो बालक ऐसा तो नहीं है बिल्कुल ऐसे ही आ गया, उसको पहले से बहुत सारी चीजें पता है, बहुत सारी लैंग्वेज वो जानता है, अपने परिवेश में जो भी बोली जाती है। देखिए, तो उसे जो भी पता है, यानी उसको जो भी पूर्व ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? पूर्व ज्ञान, यानी पहले से जो उसे पता है। तो वो जो पूर्व ज्ञान है, तो वो तो उसकी हो गया उसका ज्ञात में, मतलब जो उसे पता है। लेकिन जो उसके पूर्व ज्ञान से बाहर की चीजें हैं, कौन सी? पूर्व ज्ञान से बाहर की जो चीजें हैं, बाहर की चीजें, तो वो क्या होंगी? अज्ञात होंगी उसे, मतलब उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। तो अगर हमें उसको, जो ज्ञात है यानी जो जानता है, वो उसका जो पूर्व ज्ञान है, उनके सहायता से, यानी उनको
मतलब उनको जो है शामिल करते हुए अगर उसे कुछ नई चीज़ बताएँगे यानी जो उसके पूर्व ज्ञान से बाहर की चीज़ है, तो इसी को हम कहते हैं, इसी सूत्र को अगर हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो इसको कहते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, समझ गए? तो इसके बाद अगला जो सूत्र है उसके बारे में बात करेंगे। ये है मूर्त से अमूर्त की ओर। ये भी सेम वैसा ही काम करता है जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब मूर्त का मतलब है जैसे हमारे सामने कुछ भी चीज़ें हैं, जैसे मेरे सामने अभी ये टेबल रखी है, बेंच रखी है, मेज़ रखी है, बोतल है, यानी हमारे सामने है जो भी चीज़ है, तो इसे कहते हैं मूर्त रूप में हमारे सामने है। ऐसे ही बालक के सामने जो भी वो देख रहा है आस-पास में, तो वो तो सभी चीज़ें होंगी उसकी मूर्त चीज़ें। क्या होगी? मूर्त, यानी भौतिक चीज़ें जो उसको दिख रही हैं। लेकिन अमूर्त चीज़ें जिसके बारे में वो मतलब जो उसके सामने नहीं है, जैसे मान के चलो हमें कुछ बताना है बालक को कि आज हमें पढ़ाएँगे नदी। क्या पढ़ाएँगे आज? नदी पढ़ाएँगे। अब ये बताओ नदी क्या उसको दिखा रहे हैं हम? सिर्फ़ उसको बताया कि नदी, और नदी क्या है? ये रही नदी। अब ये इसके सामने तो है नहीं, बता दिया उसे। तो नदी को हम क्या कर रहे हैं? अमूर्त रूप में मान रहे हैं, यानी सिर्फ़ वो सोच सकता है कि हाँ, नदी, वो रही नदी, ऐसे बहती है, वहाँ से निकलती है। तो सिर्फ़ वो क्या है? अमूर्त है। तो जो उसे पता है, जैसे आस-पास में पेड़-पौधे जो भी दिख रहे हैं उसे, वो तो पता है, लेकिन नदी तो उसने देखी नहीं क्योंकि क्लास में बैठा। तो नदी के बारे अगर हम बता रहे हैं, तो वो कहाँ जाएँगे? देखो, जो जान रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए जहाँ उसे नहीं पता, वहाँ ले जा रहे हैं, तो इसे कहते हैं हम मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र। ठीक है, समझ गए होंगे। अब हम आगे बात करेंगे। अगला जो शिक्षण सूत्र है वो है सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल की ओर, तो ये भी देखो सभी जितने भी शिक्षण सूत्र है एक दूसरे से संबंधित ही हैं, थोड़ा मोड़ा अंतर है इनके बीच में। अब देखिए सरल, सरल मतलब जैसे मान के चलो उसे पता है जो जो चीजें पता है, जैसे बिल्ली पता है उसे, कुत्ता पता है, बेंच पता है, सामने बोतल पता है पानी की क्योंकि वो रोज पीता है। तो जो जो चीजें पता है उसे, यानी उसके मतलब पूर्व ज्ञान में है वो चीजें, यानी उनके बारे में वो जानता है। तो ये तो सरल चीज़ें हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जटिल चीज़ें होंगी कुछ, जैसे मान के चलो हमें उसे उसे बताना तारे, ठीक है? तारों के बारे में नहीं जानता। वायु, ऑक्सीजन ये सब उसे नहीं पता। तो उसके लिए क्या हो जाएँगी? ये जटिल चीज़ें हो जाएँगी। तो अगर हमें उसे जैसे आम, केले, सेब, संतरे ये सब पता है, ठीक है? बालक को खाने का भी शौक होता है, टॉफ़ी ये सब उसे पता है। तो ये सब चीज़ें उसके लिए सरल हो गई। अगर हमें बताना है उसे शेर, बाघ, चीता, गैंडा, हाथी ये सब उसने देखे नहीं है, तो ये सब उसके लिए जटिल चीज़ें हो गई। या सीखना हो कुछ, जैसे मान के चलो हमें ऑक्सीजन, वायु ये सब दिखाना हो, तो दिखती तो है नहीं। तो सरल से जटिल की ओर, इसको कहेंगे हम सरल से जटिल की ओर। ठीक है? आगे चलेंगे अब। अगला जो सूत्र है, ये सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर मतलब जैसे मान के चलो पूर्ण कहते हैं पूरा और अंश कहते हैं भाग। क्या कहते हैं अंश को? भाग या अंश। और पूर्ण मतलब पूरा, फुल। तो मान के चलो आज हमने एक साइकिल दिखाई बालक के लिए, छोटी साइकिल लेके आए कि ये चलाएगा आज से। सेकंड या फर्स्ट सेकंड में क्लास में जो बालक होते हैं चला लेते हैं साइकिल। आजकल तो साइकिल ही ऐसी आ रही हैं, उनमें साइड में एक जो है छोटे छोटे व्हील दे देते हैं, ना तो वो गिरती इधर उधर को, सीधे चलाते चले जाते हैं। तो मान के चलो हमने उसे क्या दिखाई, एक साइकिल दी लेके, तो उसने देख लिया कि हाँ ये साइकिल है। लेकिन अगर हम उसे बताएं, देखिए ये इसमें साइकिल में क्या है, ये साइकिल बना रहे देखिए, ये कोई साइकिल है, ठीक है? तो हम इसे बता रहे हैं साइकिल में क्या है, ये तो इसका हैंडल है, ठीक है? ये इसकी गद्दी है, ये इसके 2 पहिए हैं और यहाँ पे इसके पैडल हैं, ठीक है? तो ये क्या हो गया, अब इसके हमने भाग बताए अलग-अलग। पहले हमने पूरी साइकिल बताई, उसके बाद हमने क्या बताया, ये गद्दी है, हैंडल, ये घंटी, इसमें घंटी लग रही है, ठीक है? तो ये अंश हो गया। तो पूर्ण यानी पूरी चीज़ दिखा के उसको फिर उसके बारे में छोटे-छोटे भागों में बताना। तो यही है पूर्ण से अंश की ओर। यानी हम अगर पूरी वस्तु, जैसे हमें मान के चलो हमें कुछ पढ़ाना है, तो पहले उसके पूरे के बारे में जानकारी देके फिर उसके बाद सब टॉपिक में उसे डिवाइड करके उसे बता दो। तो यही है पूर्ण से अंश की ओर, जो कि इम्पोर्टेंट सूत्र है शिक्षक के लिए। आसान होता है पढ़ाना किसी भी टॉपिक को इसके माध्यम से। अब हम आगे बात करेंगे। देखिए अगला जो सूत्र है वो है ये सूत्र है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अब विश्लेषण से संश्लेषण की ओर का सूत्र मतलब जैसे देखिए, विश्लेषण पहले तो हम करेंगे कोई विश्लेषण कि ठीक है, विश्लेषण मतलब हमने मान के चलो कोई उदाहरण दिया बालक को, कुछ हम पढ़ा रहे हैं बालक को कक्षा में, तो हमने एक उदाहरण दिया, पूरा लंबा चौड़ा करके एक उदाहरण दिया कि यहाँ ये है वो है, यहाँ कुत्ते ऐसे जाते हैं, मतलब पूरा करके एक बढ़िया उदाहरण दिया उसे, किसी भी कहानी में एक उदाहरण दिया। और उस उदाहरण को बाद में क्या किया हमने, फिर एक छोटे से मतलब 2-4 मतलब 2-4 लाइन में क्या कर दिया, उसको समेट के बता दिया कि इसका मतलब ये था। यानी सारांश बता दिया उसका, क्या बता दिया? सारांश। अगर हम किसी उदाहरण को देखें, पूरा लंबा-चौड़ा उदाहरण देखें,
फिर उसका बाद में बता रहे हैं सारांश। जब सारांश बताएँगे ना तो 2-3 लाइन में खत्म कर देंगे, तो इसी को कहते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ठीक है? तो ये था शिक्षण सूत्र विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। और अगला जो सूत्र है वो है अनिश्चित से निश्चित की ओर। क्या है? अनिश्चित से निश्चित की ओर। ये भी सेम वैसा ही है जैसे अभी हमने पीछे सूत्र पढ़े थे। तो देखिए अब अनिश्चित मतलब जिसके बारे में उसे निश्चित ही नहीं है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। मतलब मान के चलो उसने देखे 2 जानवर देख लिए एक जैसे। कैसे? कुत्ता और साथ में गीदड़। मान के चलो ले जा रहे हैं रास्ते में, जंगल में जा रहे थे, उसने ऐसे ही एक और देख लिया गीदड़। लेकिन वो उसे भी कुत्ता बता रहा। क्या बता रहा वो? कुत्ता बता रहा। तो इसे कहते हैं अनिश्चित। मतलब इन दोनों में अंतर नहीं कर पा रहा, अनिश्चितता है इन दोनों में कौन-सा क्या है। लेकिन वो तो कुत्ता ही बता रहा गीदड़ को भी। लेकिन हमने उसे क्या बताया बाद में, भाई देखो ये क्या है? कुत्ता है। क्या है ये? ये तो कुत्ता है जो हमारे आस-पास रोज़ दिखता है। लेकिन जो आज हमने देखा जंगल में, वो क्या है? सियार या फिर गीदड़ है। सियार भी कहते हैं गीदड़ को। ठीक है जी? तो सियार या फिर गीदड़। तो उसने देखा कि हाँ, ये अलग-अलग थे, लेकिन मैं क्या कर रहा था? मैं ही गलती कर रहा था। तो ये अनिश्चित से फिर उसका ज्ञान क्या हो गया? निश्चित हो गया। इसी को कहते हैं अनिश्चित से निश्चित की ओर। अब आगे चलेंगे। देखिए अब नया टॉपिक है ये, अगला टॉपिक है शिक्षण सहायक सामग्री। किसकी बात करेंगे हम? अब करेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। देखिए इनका भी सेम वैसे ही काम है जैसे शिक्षण के सूत्रों का काम था। शिक्षण सहायक सामग्री क्या करती है? जो हमारी विषय वस्तु है यानी जो हमारा सिलेबस है, उसको क्या बनाती है? ये भी सरल बनाती है सिखाने में। मतलब अगर अगर हम मान के चलो हमें कुछ पढ़ा रहे हैं, तो शिक्षण सहायक सामग्री का अगर यूज़ कर दिया ना हमने, तो बालक प्रभावी तरीके से सीखेगा भी और वो उसे आसान भी लगेगा। यानी विषय वस्तु को ये सरल बना देती है शिक्षण सहायक सामग्री। अब शिक्षण सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है? इसके बारे में देखते हैं। देखिए, ये आज की लास्ट स्लाइड है और इम्पोर्टेंट स्लाइड है, देखना इसको एक बार ध्यान से। देखो, शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार, यानी कितने प्रकार की होती है? मेनली ये तो वैसे 3 प्रकार की होती है। श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री, दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री या श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री। मेनली तो 3 प्रकार की होती है, लेकिन हमारे जो ईवीएस यानी पर्यावरण में चौथी प्रकार की भी होती है, जिसे हम कहते हैं क्रियात्मक शिक्षण सहायक सामग्री। तो एक-एक करके सब उसके बारे में देखते हैं हम। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री की। तो ये जो होती है यानी हमारे कान, यानी जो हमारी इंद्रिय है जिनसे हम सुनते हैं, ये सिर्फ हमारे कानों को क्या कर देती है? सक्रिय कर देती है। यानी कानों को ये करती है सक्रिय। यानी सीखने के लिए हमें सुनने के लिए प्रेरित करते हैं। इनसे किनसे? देखिए कौन-कौन से होते हैं ये? जैसे रेडियो, मान के चलो कोई एग्जाम्पल आया, आते हैं ये हम, इनमें से बताइए कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री है, कौन सी श्रव्य सामग्री है, कौन सी दृश्य सामग्री है। तो सबसे पहले अगर रेडियो देखिए, रेडियो सिर्फ हम सुनते हैं। क्या सुनते हैं? सदाबहार नगमे, जैसे पहले आते थे ना, ये प्रोग्राम आता था सदाबहार नगमे। ठीक है? तो ये क्या होता है? सिर्फ हमें सुनाई देता है, दिखता तो है नहीं कुछ। ठीक? तो रेडियो, इसी तरह से टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, ग्रामोफोन में भी आवाज आती है, बड़ी सी प्लेट के जैसी डिस्क होती है, इसको रख के इसमें बजा देते थे, तो क्या होता था? आवाज़ आती थी सिर्फ़, यानी सुनाई देता था। तो ये सभी क्या हैं? श्रव्य सामग्री हैं, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपने शिक्षण के मतलब शिक्षण के साथ। अब हम बात करेंगे दृश्य सामग्री की। अब जो ये दृश्य होती है, ये हमारी ज्ञानेंद्रिय और कौन-सी वाली? जो देखने वाली ज्ञानेंद्रिय है, यानी देखने वाली, जो कि होती है आँखें। क्या होती हैं? आँखों को ये क्या करती है? सक्रिय करती है। अगर हम इनको यूज़ कर रहे हैं, जैसे प्रोजेक्टर हो गया, ग्लोब हो गया, यानी ग्लोब में देखिए आवाज़ तो कुछ आती नहीं, सिर्फ़ देख देख सकते हैं कि कौन-सी कंट्री किधर है या फिर कौन-सा शहर कहाँ है, तो हम ग्लोब पे देख सकते हैं। प्रोजेक्टर पे हम कोई भी चित्र दिखा सकते हैं बालकों को। प्रोजेक्टर आजकल डिजिटल बोर्ड हो रहे हैं वैसे तो, लेकिन प्रोजेक्टर भी पहले बहुत यूज़ हुए थे। प्रोजेक्टर भी क्या होता है देखिए, इसमें सिर्फ़ पिक्चर्स दिखती थी, आवाज़ कुछ नहीं आती थी, तो इसलिए सिर्फ़ सभी क्या हैं? दृश्य सामग्री। इसी तरह बुक्स भी क्या होती हैं? दृश्य सामग्री होती है बुक्स हमारी। किताबें, तो किताबें भी किसका उदाहरण है? ये दृश्य सामग्री का है। इसके बाद तीसरी है श्रव्य दृश्य, यानी सुनने वाली और देखने वाली, यानी दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं, तो उन्हें कहते हैं हम श्रव्य दृश्य या दृश्य श्रव्य सामग्री। जैसे टीवी, सभी घर में टीवी होगा, ठीक है? वहाँ पे चित्र, फ़िल्म भी दिखती है और साथ में आवाज़ भी आती है। तो ये क्या होता है? टीवी होता है, श्रव्य दृश्य सामग्री का एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से फ़ोन भी एक क्या है? हमारे पास सभी के आजकल फ़ोन होता है। पालकों को भी आजकल ऐसी लत लगी हुई है। बच्चे जो हैं, छोटे-छोटे बच्चे भी आजकल फ़ोन में ऐसे घुस जाते हैं, मतलब हर एक फ़ंक्शन के बारे में उनको मतलब पढ़ना तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी चला लेते हैं। लेकिन
जो आजकल मतलब जो पहले टाइम के जो अब वृद्ध हो रहे हैं, जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो रही है, वो भी उतने अच्छे से नहीं समझ सकते, मतलब चला सकते इन फ़ोन को, जितने अच्छे से बालक चला लेते हैं। यानी आजकल फ़ोन के कीड़े बालक हो रहे हैं ज़्यादा, ठीक है? तो ये क्या हो गया? ये सभी दृश्य श्रव्य सामग्री के एग्ज़ाम्पल है। इसके बाद अब चौथे प्रकार का जो दृश्य श्रव्य सामग्री है, देखिए तो हो गया। अब चौथे प्रकार की है क्रियात्मक शिक्षण सहायक सामग्री। अब इसमें क्या होता है देखिए, हम जैसे मान के चलो बालकों को कहीं भ्रमण पे ले गए, टूर पे ले गए और वो भी कैसा एजुकेशनल टूर। मान के चलो कहाँ ले गए? ताजमहल दिखाने ले गए और कहीं भी ले जा सकते हैं, कुतुब मीनार दिखाने ले जाओ और बहुत सी विजिटिंग साइट्स है हमारे यहाँ, मॉन्यूमेंट्स है, कहीं भी ले जा सकते हैं। तो वहाँ पे बालक क्या करेगा देखिए, इसमें क्या होता है बालकों को एक तो घूमने जा रहे हैं, पहले ही क्या होंगे वो एक्टिवेट हो जाएँगे बढ़िया, मज़ा आएगा, चल रहे हैं। साथ में फिर उन्हें वहाँ पे देखने को मिलेगी क्या, जो भी दिखाने ले जा रहे हैं, जैसे एक ताजमहल हो गया, ताजमहल बहुत भव्य है एकदम बढ़िया तरीके से, क्या होता है आगरा में है ये और वहाँ पे क्या होगा, वो एक-एक चीज़ को बारीकी से देखेगा। तो ये जो है क्रियात्मक यानी करके सीखना इसमें शामिल हो जाता है, यानी क्रियात्मक एक्टिवेट होता है इसमें बालक सीखने के लिए, ठीक है? तो ये हो गया ताजमहल हो गया, मान के चलो कोई जू यानी चिड़ियाघर ले जा रहे हैं, वहाँ पे उसने देख लिया बाघ, तो बाघ देख लिया, रोंगटे खड़े हो गए देखते ही, ठीक है? तो वहाँ क्या होगा, बालक उत्तेजित हो जाएगा और लेकिन वो क्या होगा, लेकिन वहाँ पे उसे दिख रहा है जो भी चीज़ें चल रही है, तो क्रियात्मक रूप से वहाँ चल रहा है जो भी हो रहा है। तो सीखने के लिए सभी क्या होती हैं, प्रेरित करती हैं। देखिए श्रव्य सामग्री श्रव्य दृश्य है क्रियात्मक शिक्षण सहायक सामग्री। तो ये थी हमारी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो कि आज हमने कवर कर लिया। अब देखिए 2-3 बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। क्या देखिए हमारा जो सीटेट का एग्ज़ाम है, वैसे तो कहते हैं कि क्वालीफाइंग नेचर का है, लेकिन बहुत से जो हमारे साथी हैं, वो रह जाते हैं, ठीक है? 1 नंबर से 2 नंबर से या फिर सिर्फ़ अपनी कैटेगरी में पास हो गया, ओबीसी में है, एससी में है, लेकिन जनरल 90 नंबर चाहिए उन्हें, जनरल कैटेगरी में पास नहीं हुआ। लेकिन जनरल में इसलिए चाहिए क्योंकि जो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम है या फिर किसी अदर स्टेट के एग्ज़ाम है, अपने स्टेट में तो काम चल गया उनका कैटेगरीज़ में पास हो गए। लेकिन जब सेंट्रल एग्ज़ाम के लेवल के एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे क्या होता है 90 नंबर चाहिए, तो वो मान के चलो रह जाते हैं 1-2 नंबर से, 1 आधा नंबर से। तो बहुत से ऐसे साथी ज़रूर मिलेंगे। हमारे साथ के भी थे कुछ, ठीक है? तो ऐसे ही हुआ। तो ऐसे ही क्या होता है, हमारे आस-पास के क्या करते हैं, उनको डिमोटिवेट करने लगते हैं, ठीक है? क्या करने लगते हैं? डिमोटिवेट। तो डिमोटिवेट नहीं होना, अपने सिर्फ़ क्या करनी है, तैयारी करनी है। किसी को ध्यान में नहीं देना, किसी का ध्यान नहीं देना, क्या क्या सोच रहा है हमारे बारे में, क्या नहीं कर रहा। तो तो आप अपनी तैयारी में लगे रहें, सफलता सुनिश्चित है, आज नहीं तो कल मिलेगी ज़रूर, ठीक है? तो आप सुनेंगे देखिए कि हमको जख्मों से गिला नहीं, जख्मों ने तो उबारे हैं हम, कि हमको जख्मों से तो गिला नहीं, जख्मों ने तो उबारे हैं हम और टूटते हुए भी चमकते हैं खूब, टूटते हुए भी चमकते हूँ खूब, आसमान के वो सितारे हैं हम, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।